एनटेट के सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड टीचिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टीचिंग है क्या। ठीक है, तो टीचिंग का इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक सा पता होना चाहिए कि जो हमारा एनटेट है हमारा रिटन टेस्ट नहीं है। सबसे पहले पता है एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं इसके लिए, और सारी बुक्स में कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है किसने कितना किसी भी चीज को बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमने उन चीजों पे फोकस ना करके किस पे मेन फोकस करना है कि आपके की पॉइंट्स याद होने चाहिए। आपको किस पे की पॉइंट्स आपको सबसे पहले याद होने चाहिए। की पॉइंट्स, अगर की पॉइंट्स याद हैं एमसीक्यू इजीली निकल जाएगा। और दूसरी बात है कि हमने इसको समझने की कोशिश करनी है कि हमें एटलीस्ट हिंदी में समझ आ जाए कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। जब आपको इतना पता हो गया, जब हिंदी में समझ आ गया, तो जो आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, असर्शन रीजन होते हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा बात है कि जो आपका जैसे डेफिनेशन है, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत है ही नहीं हमें, हमें बस की पॉइंट्स उठाने हैं इसमें से। तो हर चीज आज हमारा पहला मेन मकसद क्या रहने वाला है कि की पॉइंट्स को क्रैम करना है और चीजों को समझना है। जितना जितना हम कराया जाएगा उतना उतना ही इसमें करना है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत हमें है नहीं। ठीक है, तो देखिए टीचिंग रेफर्स टू एन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये है क्या? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। और कैसा है? इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव में मतलब टू वे है, मतलब हम एज ए टीचर बात करेंगे, सामने स्टूडेंट उसका रिप्लाई भी करेगा। तो टू वे आपका कनेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा। तो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट रहेगा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है पहला। और इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज का। किसका किसका? बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। बिटवीन टू और मतलब एक टीचर, एक स्टूडेंट, या फिर और मोर में आ गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो एक क्लासरूम में अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये आएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या होगा? जब एक्सचेंज हुआ आइडियाज का तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड गेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू देयर इंटरेक्शन। तो अपनी जैसे मैंने कुछ चीज बताई तो स्टूडेंट भी उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो हम अपने जो विचार हैं उनसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे और एक एक निष्कर्ष पे निकलेंगी, हाँ जी, कि ये चीज फाइनल थी जो हम समझना चाह रहे थे, जो मैं टीच करना चाह रहा था, वो आपको कैसे समझ आया, स्टूडेंट्स को कैसे समझ आया, दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी रही, अब बाद में उनको जो मेरा एम था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा का सारा डिसीजन लिया जाएगा। तो ये टीचिंग कैसा है? इसमें से तीन आपके कीवर्ड्स याद रखने हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये, एक्सचेंज होते हैं आइडियाज इसमें, और इसमें अपना इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे से, टीचर और स्टूडेंट्स की आपस में जो एक्सचेंज आइडिया है, कम्युनिकेशन है, उसके थ्रू एक हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ जी कि एग्जैक्ट क्या था। ठीक है, आगे देखिए, इट इज स्ट्रक्चर्ड एक्टिवली it is structured activity where elements like learner, educator, curriculum and other factors are systematically arranged to achieve a educational objective or some predetermined goal। तो अगला हमारा की पॉइंट बन गया प्री डिटर्मिन्ड गोल। जैसे मैंने आपको आज पहला यूनिट है हमारा, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग से शुरू किया। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको बेनिफिट या फिर उसका समझ सकते हैं कि एक अच्छे टीचर होने के गुण क्या हैं, या एक अच्छे टीचर होने के प्रिंसिपल क्या हैं, या टीचिंग के प्रिंसिपल क्या हैं, वहां तक लेके जाऊंगा आपको। तो वो क्या चीज हुई मेरी कि मेरा एक प्री डिटर्मिन्ड गोल है कि मैंने आपको ये करवाना है। तो गोल हो गया आपका इसमें, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, एक्सचेंज होते हैं आइडियाज, और एक प्री डिटर्मिन्ड गोल होता है इसमें जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो की पॉइंट्स तीन ही यहां से आए हमारे पास। तो शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संवादात्मक क्रिया है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ये हिंदी में लिखा है। अगर किसी को नहीं समझ आता, हिंदी समझ आती है, तो वो इससे देख लेंगे। ठीक है, तो इस पूरे जो दो हमने लाइन पढ़ी या दो हमने यहाँ पे पैराग्राफ पढ़े छोटे छोटे, उनके बिहाफ पे या उनके जो निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे पास, हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन क्या है? ये ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच है aimed at helping learner to develop knowledge, competencies, skill and values और attitude। तो हमने कुछ नहीं, यहाँ पे नॉलेज गेन करेगा स्टूडेंट, क्या करेगा? नॉलेज गेन करेगा, स्किल डेवलप करेगा, और एक एटीट्यूड। एक एटीट्यूड मतलब उसका कि एक पर्टिकुलर चीज को देखने का उसका जो नजरिया है, एक पर्टिकुलर काम को करने का उसका नजरिया है, जो उसने अपनी एजुकेशन से सीखा, अपने टीचर से सीखा,
फिर वो कैसे उसको अप्लाई करता है, दैट इज आपका एटीट्यूड या वैल्यूज। ठीक है, आ गया था पर्पस। पर्पस क्या है इसका मेन, कि इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें हम इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहेंगे, एनहांस करना चाहते हैं, ये टीचिंग का पर्पस है। क्योंकि टीचिंग जो है या लर्निंग जो है, टीचिंग नहीं लर्निंग जो है, ये थ्रू आउट लाइफ चलती है। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। पर टीचर का फिर क्या काम रहता है, हम कुछ अच्छा बुरा सब कुछ सीख रहे होते हैं, हमें उस चीज में टीचर हेल्प करता है कि हमें क्या सीखना चाहिए क्या नहीं। तो वही है इफेक्टिव लर्निंग जो है, वो हमारा पर्पस कौन पूरा करता है, टीचिंग करता है। ठीक है, इंटरेक्शन, तो इट इंक्लूड्स पर्पसफुल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेटर एंड स्टूडेंट टू अचीव स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको हम बोल सकते हैं प्री डिटर्मिन्ड गोल। तो कुछ नहीं है, ऊपर वाली जो लाइन है हमारे पास कम्युनिकेशन है एक, तो ये है ना। दूसरा क्या है इसमें कि आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, जब एक्सचेंज होगा आइडियाज का, है ना, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा, तब एक जो निष्कर्ष निकलेगा उससे कुछ ना कुछ स्किल डेवलप होगा या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चीज निकलेगी। और दूसरा इंटरेक्शन से हमें और क्या फायदा मिल रहा है कि इसमें एक प्री डिटरमिन्ड गोल था, वो हमारा फुलफिल हो गया। तो आपके की पॉइंट्स यही थे। इसमें कीवर्ड्स पे जाएं, अगर हम देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। पहली बात, टीचर और लर्नर, टीचर और स्टूडेंट का ये इंटरेक्शन है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड है, सबको पता है, और नॉलेज स्किल और एटीट्यूड पे काम होता है, एनहांस होता है, ये चीज यहाँ पे बनती है। तो इसको याद करने के लिए, कीवर्ड्स याद करने के लिए एक निमोनिक रह सकता है हमारा सीआईजी का स्किल और एटीट्यूड। जैसे कि तो डीआईजी होते हैं, तो हम रखेंगे यार सीआईजी का स्किल और एटीट्यूड। सी से आपका कम्युनिकेशन, आई से आपका इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच। ठीक है, गोल ओरिएंटेड है, जी से गोल ओरिएंटेड, और बाकी का से आपने नॉलेज निकाल देना, के से मतलब है ना नॉलेज स्किल और एटीट्यूड। इसके लिए ये हमारे कीवर्ड्स थे, हमने निकाल लिया हमारी टीचिंग होती क्या है। क्लियर, कीवर्ड्स पे क्वेश्चन बनेंगे, तो इस पे ध्यान रखना। अभी एमसीक्यू डालेंगे, इसके बाद में एमसीक्यू डालूंगा आपको लेक्चर के बाद ऐप पे, आप वहां पे सॉल्व करना उनको, तो आपको फिर पता लग जाएगा कि हाँ जी कीवर्ड्स कैसे काम आए आपके। क्लियर। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि हम एक प्री डिटर्मिन्ड गोल जो है हमारा, उसको अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स रहते हैं जो इनको बोलते हैं टीचिंग के स्टेप। एक टीचर को अगर टीच करना है तो उसको क्या क्या चीजें पहले तैयार रखनी है, कैसे कैसे स्टेप उसको फॉलो करने हैं, कि आपके बाद में मतलब उससे क्या होगा कि जो वो करना चाह रहा है, अपना गोल अचीव करना चाह रहा है, वो उसको रिजल्ट मिले उस चीज का। तो क्या हो गया स्टेप ऑफ टीचिंग में, देखो सबसे पहले गोल सेट करते हैं, कि जैसे मैंने पहले बता दिया मेरा गोल है आज आपको यूनिट 1 का पहला पार्ट पढ़ाना, है ना, पहला पॉइंट पूरा टीच करना। ठीक है, वो गोल है। उसके बाद अब मेरे को ये पता होना चाहिए दूसरा कि लर्नर का बैकग्राउंड क्या है। अब मेरे को आपका पता है, आप लोग जैसे पीजी कर रहे हैं सारे, ठीक है, लर्नर का बैकग्राउंड मेरे को पता है पीजी कर रहे हैं, तो इस स्टेज पे हैं कि जो मैं एकदम से बोलूंगा या कुछ भी बोलूंगा वो आप इस स्टेज पे हैं कि आप समझ सकते हैं चीजों को। आपको वो स्पून फीडिंग नहीं करनी पड़ेगी मुझे, बस आपको इंफॉर्मेशन देनी है, करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है जो हमारे काम आने वाली है। बहुत सारी बुक्स में जो इतना सारा मटेरियल लिखा है उसमें से बिल्कुल ऑथेंटिक और बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको मैंने पढ़ाना है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो लर्नर बैकग्राउंड मेरे को पता है, फिर मेरे को पता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है। तो आपका बैकग्राउंड पता करने के बाद आपके लिए मैंने लेक्चर तैयार किया, फिर मैंने प्लानिंग करी कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, किसी बुक से पढ़ाऊंगा या खुद के नोट्स बनाऊंगा या कोई पीपीटी बनाऊंगा या कोई पीडीएफ बनाऊंगा। तो फिर मैंने वो प्लानिंग जो करी कि मैं आपको एट दी एंड मैंने प्लानिंग क्या करी कि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा। तो वो प्लानिंग मेरी कह रही पीडीएफ से पढ़ाना आपका। देन उसके बाद टीचिंग, मैंने सब कुछ प्लानिंग करी, अब मैं आ गया टीचिंग करने, है ना, आपके सामने बैठा हूं, आपको टीच कर रहा हूं। तो मेरे पहले गोल था, फिर मैंने आपका बैकग्राउंड देखा कि पीजी कर चुके हैं, इजीली समझ जाएंगे, स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है। प्लानिंग करी, पढ़ाऊंगा कैसे, कीवर्ड्स में पढ़ाऊंगा, कीवर्ड्स लेके आया आपके पास, अब मैं उनको टीच कर रहा हूं। फिर मैंने क्या करना, अब जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा मैंने ऐप पे डालना है आपके लिए क्वेश्चन पेपर, है ना, क्वेश्चन डालूंगा कि आपको एक टाइम और आपके नोट्स डाल दिए जाएंगे, आप इनको एक बार रिवाइज कीजिए। देन उसके बाद अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस, फिर वो होगी आपकी इवेल्युएशन। तो मैं आपको इवेल्युएट करूंगा कि हाँ जी आपको
समझ आया कि नहीं आया, आप वो करने में सक्षम है कि नहीं है, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो मेरा इवेल्युएशन है। देन उसके बाद इस चीज को मैं क्या करूंगा, अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, हम क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर नहीं समझ आता या कहीं पे कमी रह जाती है, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आपको समझ नहीं आया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसके लिए रीटीच करूंगा वो पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको वीक रह गया। तो स्टेप ऑफ टीचिंग ऐसे डिसाइड होते हैं कि आपका एक गोल सेट होता है, जिसको मैंने पढ़ाना है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब उसका बैकग्राउंड मुझे पता है, फिर मैंने प्लानिंग करनी है कि अब उसको पढ़ाएं कैसे, टीच करेंगे, इवेलुएट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे रीटीच करना है कि नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। स्टेप्स ऑफ टीचिंग हो गए। देन इसके बाद एक चीज जो हमारी डेफिनेशन में आई थी उसको ध्यान देना, ये जो सेकंड लाइन थी इसमें कि इट इज स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी वेयर एलिमेंट्स लाइक लर्नर, एजुकेटर एंड करिकुलम, ये सारे जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। तो अब तो देखो टीचिंग कैसी होती है, मैं हूं टीचर, कोई एक स्टूडेंट भी मेरे से पढ़ रहा है, वो भी टीचिंग हो रही है, ठीक है। एक ये टीचिंग हो गई, मैं हूं टीचर है, और एक पर्टिकुलर मैंने क्या ले रखा है, मैंने एक पाठ्यक्रम उठा रखा है, आपका एक सिलेबस उठा रखा है कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। जो मैंने बोला कि स्टूडेंट और टीचर हैं, वो किसी भी उसमें कोई बुक नहीं पढ़ाई जा रही, वो मैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ किसी चीज की, वो होगी वन वे टीचिंग, है ना। फिर हो गया एक करिकुलम है, एक पाठ्यक्रम हमारे पास आ गया, एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व हैं, वो मैंने करानी है, एक वो टीचिंग हो गई। एक टीचिंग होती है कि मैंने एक आपको अच्छा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कराना है, जिसको हम बोलते हैं स्कूल का एनवायरनमेंट, या फिर आपको जिसमें कंपटीशन भी कराया जाएगा, जिसमें आपको बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट की चीजें भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, एक चीज वो होती है। तो इस लाइन को देखो जरा कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी वेयर एलिमेंट्स लाइक लर्नर, एजुकेटर और करिकुलम, ये सारे सिस्टमेटिकली अरेंज किए जाते हैं हमारा जो प्री डिटर्मिन्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए। अब उसको देखिए क्या रहेगा, इसी के बेस पे ही हमारा एक बाइपोलर प्रोसेस होता है। जैसे टीचिंग को क्या बोला जाता है, आपको एमसीक्यू बनेगा, टीचिंग इज बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस और क्वाड्रिपोलर प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बाइपोलर प्रोसेस भी होता है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है ये टीचिंग का, जिसमें क्या हो गया, मतलब टीचर है एक और एक स्टूडेंट है। अब ये जो है ये कहां पे पढ़ाया जा रहा है, ये है गुरु शिष्य परंपरा का, वहां कोई बुक नहीं है, जो गुरु को अपना ज्ञान है वो आगे ट्रांसफर किया जा रहा है, स्टूडेंट को वही सिखाया जा रहा है। या फिर ऐसे देखा जाए कि एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले ने डिग्री कर रखी है अपनी, अब उसके अंडर वर्कर काम कर रहे हैं, अब वो उनको सिखा रहा है कि अगर आपके पास ये दवाई वाला कोई आए तो आपने ये दवाई देनी है, अगर ये कंप्लेंट वाला आए तो ये दवाई देनी है। वो उनको जस्ट अपना ज्ञान बांट रहा है कि आपने ये देनी है, कोई बुक नहीं पढ़ा रहा उनको, जस्ट वर्बल बता रहा है कि ये चीज आपने करनी है, ये नहीं करनी है, अगर ये आए पर्ची तो ये वाली दवाई देनी है, ये देनी है, वो देनी है, ठीक है। वैसे ही कार मैकेनिक है, वो अपने जो वर्कर है उसको सिखा रहा है कि ये नट बोल्ट खोलने से ये होगा, इसको खोलने से ये होगा, कोई बुक वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। जो वर्बल कम्युनिकेशन चला है, वर्बल टीचिंग चली है, वर्बल ट्रेनिंग चली है, दैट इज बाइपोलर प्रोसेस, उसमें टीचर और स्टूडेंट ही है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये किसने दी है, जॉन एडम ने दी है। ये आपसे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हाँ जी, इसको बाइपोलर प्रोसेस किसने बोला, जॉन एडम, ठीक है। आगे ट्राइपोलर प्रोसेस क्या हो गया, इसमें तीन चीजें हो गई, इसमें आपका टीचर भी है, इसमें आपका स्टूडेंट भी है, और एक करिकुलम भी आपके पास। करिकुलम में अब आता क्या क्या है, करिकुलम में ये ध्यान देना है, करिकुलम क्या है, एक तो आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, ठीक है, ये करिकुलम है, ठीक है। इतना नहीं है करिकुलम, सिर्फ सब्जेक्ट और सिलेबस पे नहीं रुकते, प्लस एक्टिविटीज भी हैं। करिकुलम क्या होता है, एक्टिविटीज के साथ है, कि माना आपने आज टीच कराया, कुछ भी करा टीच, ठीक है, फिर उसको कल प्रैक्टिकली आपने दिखाया, वो एक्टिविटी हो गई, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, बोन्स के लिए लेक्चर लिया, ठीक है, फ्रैक्चर्स पे लेक्चर लिया, अगले दिन जाके उसको डमी पे या पेशेंट पे उसको समझाया कि ये होता है, वो उसकी एक्टिविटी हो गई। मतलब हमने प्रैक्टिकल भी उसको दिखाना है साथ में कि वो कहाँ पे उस ज्ञान को, उस नॉलेज को कहाँ यूज करेगा, तो हो गया करिकुलम के अंडर आएगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि करिकुलम है सिलेबस, फिर आता है सिलेबस प्लस एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी ऑल ऑफ द वर्क, जैसे भी आएगा। तो इसमें एग्जैक्ट जो हमारा जाने वाला है वो है सिलेबस और एक्टिविटी इकट्ठी।
अकेला सिलेबस नहीं है करिकुलम, ठीक है। और जॉन ड्यू है ना, जॉन ड्यू ने ये दिया है, या डीवीए पढ़ो इसको, है ना, ये इन्होंने दिया है। ये आपको इसका नाम होना चाहिए पता कि ट्राइपोलर प्रोसेस किसने बताया। क्वाड्रिपोलर ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कोई एक नाम नहीं दे सकते। इसमें किसी, जैसे ऊपर है ना किसी साइंटिस्ट का नाम है, वैसे इसमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके ये चीज इंट्रोड्यूस करी है कि हाँ जी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसे पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है, ठीक है। ये इतने में ही नहीं सीमित रहना चाहते। ये बोलते हैं ये तो चलो ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाया, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में पढ़ाया और उसको अगले दिन आपने पेशेंट पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, इतना कर दिया, तो ये तो सिर्फ उसका एक ही स्किल डेवलप हो रहा है। जिस चीज में वो कर रहा है, जो भी डिग्री कर रहा है, जो भी कोर्स कर रहा है, वो सिर्फ उतना ही जान पा रहा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको उसके लिए एक और चीज देनी है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हमें उसको टाइम देना है कि उसके साथ साथ वो स्पोर्ट्स भी करे, उसके साथ साथ वो डिबेट भी करे, उसके साथ साथ वो चेस खेले, उसके साथ साथ वो क्रिकेट खेले। मतलब अगर वो जीवन में अपने एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाया तो एटलीस्ट उसको ऐसा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे कि वो कुछ और स्किल लेके निकले। तो ये चौथा रहेगा हमारा स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे आप वहां पे कोई फंक्शन करा रहे हैं, चाहे आप उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट को कि तुमने ये करना है, जो आपने क्लास में पढ़ाया वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। तो ये क्वाड्रिपोलर प्रोसेस है, ठीक है। तो ये एजुकेशन के लिए 3 मीनिंग दे दिए कि बाइपोलर भी है, ये ट्राइपोलर भी है, क्वाड्रिपोलर भी है। किस किसने दिया वो नाम पता होने चाहिए, और करिकुलम क्या होता है वो पता होना चाहिए। बस इतना सा इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रिपोलर भी हो गया। अब यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वाड्रिपोलर प्रोसेस में प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग में क्या नहीं है यहाँ पे, इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, करिकुलम, टीचर, गवर्नमेंट, स्टूडेंट। हमने ऊपर पढ़ा स्टूडेंट तो होगा ही, टीचर होगा ही, करिकुलम होगा ही, और चौथा क्या था? एनवायरनमेंट, स्कूल या कॉलेज का एनवायरनमेंट। पर यहाँ पे क्या नहीं है? गवर्नमेंट, है ना, ये हमारा नहीं है, गवर्नमेंट उसका पार्ट नहीं है। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक था कि हाँ जी इस तरीके से भी क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही बहुत टफ क्वेश्चन बनेंगे, हमें बिल्कुल मतलब मीडियम के रहते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं जाते, बहुत इजी भी नहीं होते, मीडियम से रहता है पेपर हमारा, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब देखो टीचिंग की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और यहाँ पे नेचर भी आता है क्वेश्चन, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, प्रकृति। तो टीचिंग प्रोसेस है क्या, इसकी क्या खासियत है ना, क्या विशेषताएं, उसको देखेंगे। देखो टीचिंग जो है मल्टीपल लेवल पे होती है, मल्टीपल लेवल ऑफ टीचिंग, एक ही हो गया। डायनेमिक प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, आर्ट है और साइंस है। ना अकेला आर्ट ना अकेला साइंस, ये बोथ है, समझ में? ना अकेला आर्ट ना अकेला साइंस, दोनों है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आगे, ठीक है। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, एडेप्टेबल नेचर है ना, ये इसके जस्ट नाम नाम है ना। ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लेक्सिबल अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार का भी हो सकता है, रिलेटेड टू लर्निंग एंड एजुकेशन। अब ये जो मैंने अलग से हाईलाइट कर रखे हैं इनको तो हम डिटेल में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ठीक है। बाकी साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो अपने आप याद ही हो जाएंगे। देखो सबसे पहला क्या है, मल्टीपल लेवल ऑफ टीचिंग है वहां पे, ठीक है। टीचिंग एक इस पे नहीं होगी, जैसे मान लो मैं आपको टीच कर रहा हूं, वैसे मैं यूजी वाले बच्चों को नहीं करूंगा, वैसे जैसे यूजी वालों को कर रहा हूं वैसे मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को नहीं करूंगा। एक लेवल होता है हर एक का, है ना। अगर टीचर का लेवल है पढ़ाने का तो बच्चे का भी है समझने का। अब मैं उनको ऐसी पीपीटी उठा के आ जाऊं फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए और लग पड़ूं टीच करने, नहीं, वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। कुछ होंगे जिनको एबीसी समझ नहीं आ रही, कुछ होंगे जिनको अभी गिनती काउंटिंग पूरी नहीं आती, अब मैं उनको ये बड़ी बड़ी पीपीटी पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा,
ठीक है। उससे ऊपर वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, कॉलेज गोइंग है उनको अलग होगा, कॉलेज पास आउट है उनको अलग होगा, है ना। तो वही है, तो 3 लेवल ऑफ टीचिंग रहते हैं हमारे। वैसे तो ऑटोनोमस नेचर भी रहता है ना, ऑटोनोमस नेचर ऑफ लर्निंग भी रहता है। जो बच्चा पैदा होने से स्कूल जाने से पहले का जो फेज है 5 साल का, वो ऑटोनोमस नेचर है। वहां पे नेचुरल ही है, सब कुछ नेचर से सीख रहा है वो। वहां पे कोई हमें फॉर्मल इनफॉर्मल ऐसे कुछ क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पे बच्चे को सब कुछ खुद ब खुद सीखने को मिल रहा है, और पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है ना, लर्नर सेंटर्ड है पूरा का पूरा। मतलब वहां कोई टीचर नहीं है उसको सिखाने वाला, प्रकृति ही उसका टीचर है। पर उस जो आपका ऑटोनोमस लेवल है, नेचर है सीखने का, है ना, नॉलेज का या फिर टीचिंग का, वो इन 3 में काउंट नहीं होता, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल लेवल ऑफ टीचिंग है तो पूछा जाता है कितने लेवल ऑफ टीचिंग है, तो आंसर 3 ही जाता है ना। वो ऑटोनोमस जो है वो काउंट नहीं होता। जबकि जिक्र उसका करते हैं हम कि ऑटोनोमस भी होता है, उसके बाद मेमोरी आता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव आता है। तो काउंट जो है, भेद जो बोलते हैं ना कि जैसे उन अपस्मार के भेद 4 हैं, है ना, और अगंतुज भी माना है पर भेदों में काउंट नहीं किया, उस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये भी, है ना, कि 3 ये काउंट किए हैं भेदों में पर वो नहीं किया ऑटोनोमस वाला, जहां बच्चा खुद सीख रहा है। तो मेमोरी लेवल का है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो हमारे से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि इनको अरेंज कीजिए, कि पहले मेमोरी आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर रिफ्लेक्टिव आता है। ठीक है, जब एक बार टीचिंग शुरू कर दी फिर मुड़ के नहीं देखना, ऐसे याद रखेंगे इसको, MUR, मुड़ के नहीं देखना। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अभी मैं आपको दे रहा हूं ये निमोनिक की MUR, आप थोड़े 3-4 दिन बाद आप बोलोगे क्यों ही दिया मेरे, है ना, हमें तो ये बहुत बेसिक था, हमें तो याद हो गया। बट फिर भी एक तरीका रहता है चीजों का कि अगर ना रहे याद तो ये चीजें पता ही आपको काम आती है ना। MUR मल्टी मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। आगे हम डिस्कस करेंगे आज ही लेक्चर में इसको, है ना। तो ये हो गया मल्टीपल लेवल है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें कि हम किसको किसको कैसे करेंगे। एक तो ये हो गया, हम टीचिंग एक जैसी नहीं है। डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में होती है। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग क्या, जैसे आज मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो कल को मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊंगा, आगे तीसरा टॉपिक लेके आऊंगा, उससे आगे चौथा टॉपिक लेके आऊंगा। तो जो टीचिंग है वो डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, रादर देन एक वर्कर है, कोई काम कर रहा है ना, वो जैसे मैकेनिक है, उसने रोज कार ही ठीक करनी है ना। एक पियून है, उसने रोज ताले ही खोलने हैं, है ना, चाय पकड़ानी है, सब कुछ वो काम करने हैं, ठीक है। तो वो टीचिंग नहीं है, वो ट्रेनिंग है। जहाँ एक ही काम चला है वो ट्रेनिंग है, उसको उसका प्रोफेशन है, उसकी जॉब है, वो टीचिंग नहीं है। जबकि टीचिंग में क्या होता है, आज मैं कुछ सिखा रहा हूँ, कल मैं कुछ सिखा रहा हूँ, आगे मैं कुछ सिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल एनवायरनमेंट एक एनवायरनमेंट में की जाती है, बिल्कुल चेंजिंग एनवायरनमेंट में चलती रहती है, गत्यात्मक है ना, ये परिवर्तनशील है ना, ये चलता है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बिना दिमाग के टीचिंग नहीं की जा सकती, है ना, तो बौद्धिक क्रियाविधि भी है, हो गया इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ये। आगे आर्ट एंड साइंस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे, ये आर्ट भी है एंड साइंस भी है। साइंस कैसे, एक पर्टिकुलर मॉडल तैयार कर रखे हैं ना कि हमने टीचर मतलब टीचिंग ऐसे ऐसे करनी है, एक बिल्कुल मेथड्स बना रखे हैं कि मेमोरी लेवल पे ऐसे करनी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ऐसे करनी है, रिटेंशन लेवल पे सॉरी रिफ्लेक्टिव लेवल पे ऐसे करनी है, तो एक प्रोटोकॉल बन रखा है, ठीक है। तो वहां पे साइंस प्रयोग कर रखी है, और जो आर्ट है वो टोटली डिपेंड है किस पे, टीचर पे। इसी चीज को कोई आपको किसी और तरीके से पढ़ाएगा, मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूं, मेरी अप्रोच ऐसी है कि आप याद कर लें, किसी की अप्रोच होगी कि आप सारा रटें, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रिक सिर्फ कीवर्ड्स रटो, है ना। तो हर बंदे की अप्रोच अपनी होती है टीच करने की, है ना। तो आर्ट है टीचर के हाथ में, साइंस है जो एक पर्टिकुलर मॉडल बन चुके हैं, आपने ऐसे ही टीच करना है, वो है, ठीक है। तो आर्ट एंड साइंस दोनों है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे होगा टीचिंग, ये देखो, ऑन गोइंग एंड इवॉल्व विद टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। अब याद करो जरा कि हम बचपन में जब पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, हमें टीचर हाथ पकड़ के भी लिखवा रहे होते थे, है ना, हमें एक ही चीज को बार बार याद करने को दिया जाता था कि आज ये काउंटिंग इतनी घर से लिख के आनी है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब उस तरीके उस टाइम से चल रखी हैं। उसके बाद थोड़ा हम थोड़े बड़े हुए तो हमें पढ़ाने का तरीका कुछ और चेंज हो गया,
फिर हम उससे बड़े हुए तो तरीका कुछ और चेंज हो गया, और आज हमारा कोई हाथ पकड़ के लिखवाता है? कोई नहीं। तो टाइम के साथ इवॉल्व होती जाती है टीचिंग। ये तो हो गया कि एक फिक्स्ड है कि हाँ जी बचपन से लेके बड़े होने तक एक हर बच्चा ये चीज फेस करेगा। दूसरा है कि हमने जैसे पढ़ा था बचपन में, अब जो बच्चे हैं, हम उस जब 5 साल के बच्चे हैं, जब 5 साल के हम थे, जैसे हम पढ़ रहे थे, आज के बच्चे वैसे नहीं पढ़ते, उनके लिए चीजें चेंज हो चुकी है। तो टीचिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इवॉल्व भी हो गया है टाइम के अकॉर्डिंग, तो कॉन्टिन्यूस में ये आता है। और दूसरा क्या होता है, जैसे हम यहाँ से निकले, क्लासरूम से निकलोगे आप, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको टीचिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही मिल रही है कुछ करने को। यहाँ से निकलोगे, आप बाहर जाके कुछ और सीखने को मिलेगा, चाहे अपने दोस्त से सीखोगे, चाहे अपने एनवायरनमेंट से सीखोगे, कुछ ना कुछ आपको डेली कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि हाँ जी ऐसे रहता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि टीचिंग कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद इंटरेक्टिव प्रोसेस है, तो इंटरेक्शन होती है। तो पहले इसका यही है ना, एक कम्युनिकेशन है और इंटरेक्शन है, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है बिटवीन टू इंडिविजुअल और मोर इंडिविजुअल, यही है। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस है, अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो कैसी टीचिंग, है ना। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको रटनी पड़े। आर्ट एंड साइंस पे मैंने फोकस कराया आपका कि हाँ ये कीवर्ड है, आर्ट एंड साइंस दोनों है, अकेला कुछ भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस है, डायनामिक है, खुद पता लग जाएगा आपको कि क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। सोशल प्रोसेस है, तो सोशल प्रोसेस है। टीचिंग जो है हमेशा, टीचिंग हमेशा दूसरों के लिए की जाती है। टीचिंग हमेशा दूसरों के लिए की जाती है, सोशल, लोगों के भलाई के लिए। कभी टीचिंग होती है कि मैं खुद बैठा हूं शीशे के सामने खुद को पढ़ा रहा हूं, पॉसिबल है ये? नहीं, ऐसा नहीं होता। खुद के लिए लर्निंग है, लोगों के लिए टीचिंग है, समझ रहे हैं। तो ये सोशल प्रोसेस है, इसमें सोशली हम मतलब लोगों का भला कर रहे हैं टीच करके, ये समझो, चाहे पैसा लेके चाहे फ्री में, ये भलाई का ही काम है कि लोगों का थोड़ा सा हम मतलब उनको अपग्रेड कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको एजुकेशन क्या होता है ना, उसका ट्रेनिंग क्या होता है, उस चीज पे जाएंगे। ठीक है, तो सोशल सोशल जो है प्रोसेस है ये। ठीक है, दूसरों के लिए कर रहे हैं, लर्निंग होती है तो खुद के लिए होती है। गोल ओरिएंटेड है, तो कोई ना कोई एक टीचिंग का गोल होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आया हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी चलो एंटेट है जी, तो मन करा तो लास्ट यूनिट से लग पढ़ाने, है ना, मन करा 20 से पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है। एक गोल है कि हमने इतने टाइम ये खत्म करना है। जैसे हमारा गोल है कि एक 3 दिन या 4 दिन में हमने एक यूनिट खत्म करना है अच्छे से, है ना, तो वो गोल है हमारा, है ना, उससे बाहर नहीं जाएंगे हम, तो उससे बाहर करें, है ना। तो ये गोल ओरिएंटेड है। अडेप्टेबल नेचर है। अब देखो, मैंने सोच रखा है कि 4 दिन में एक यूनिट, पर होता क्या है, मतलब क्या हुआ, आपको लगा मैं आपके इवेलुएट लगा आपको करने, आप अपने मतलब जो एमसीक्यू हैं उनमें गलतियां बहुत लगे करने, आपको डाउट्स बहुत आने लगे, आप कवर नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरे को आपके अकॉर्डिंग थोड़ा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 25 दिन का हमने टारगेट ले रखा है, तो 15 दिन उसके बाद और बच रहे हैं हमारे पास, तो 5 का दिन ऊपर नीचे हम कर सकते हैं उसमें, है ना। वो अडेप्टेबल नेचर है अकॉर्डिंग टू लर्नर नीड, स्टाइल और प्रोग्रेस। जैसे आपकी नीड है, जिस तरीके से आप ग्रेस्प कर पा रहे हैं, जिस तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं, जिस तरीके से आप प्रोग्रेसिवली सीख पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अडेप्ट करूंगा। तो ये अडेप्टेबल नेचर है टीचिंग का, टोटली किसके बेस पे, जो मेरा लर्नर है, जो मेरा स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि पेशेंट है तो डॉक्टर है, वैसे ही स्टूडेंट है तो टीचर है, तो अडेप्ट होना पड़ता है टीचर को अकॉर्डिंगली। ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा थोड़े ना, ऑर्गेनाइज्ड है ये चीज कि पहले आपको मैंने आपको पहले टीचिंग बताया कि टीचिंग होता क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक्सचेंज होता है इसमें नॉलेज का, है ना, अपने विचारों का। और ये क्या है, हम कोई प्री डिटर्मिन्ड गोल जो है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। ये 3 कीवर्ड मैंने आपको टीचिंग के पढ़ाए, फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पे आया, स्टेप्स पे आया, तो एक पर्टिकुलर एक अरेंज करके चला हूं मैं इस चीज को, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, है ना। तो इसलिए क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी से हम चले हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड चीज है ये। फ्लेक्सिबल अप्रोच, फ्लेक्सिबल क्या है कि अलाउ मॉडिफिकेशंस बेस्ड ऑन फीडबैक एंड लर्निंग आउटकम्स। तो ये जो अडेप्टेबल नेचर है और ये जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है, ये मिलते जुलता है ना। तो अडेप्ट में आपके अकॉर्डिंग ही होऊंगा, है ना, और जो फीडबैक आएगी, जो आपकी लर्निंग आउटकम आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अडेप्ट होऊंगा। और इस अडेप्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच है मेरी, समझ रहे। उसके बाद लर्नर सेंटर्ड, पता ही है,
मैंने ये सब चीजें जो फ्लेक्सिबल हुआ, अडेप्ट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? लर्नर की वजह से हुआ। ये सारा का सारा यहीं से, ठीक है। तो ये 12 आपको देखने को तो लगे, पर इसमें पहले बता देता हूँ, डरने की बात कुछ नहीं होती कि हमें जी हर चीज रट के करना है, नहीं। पहला बिल्कुल सिंपल सोचो कि लर्निंग है मल्टीपल लेवल पे की जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर सोचें कि है कैसी, ये डायनामिक है, इंटेलेक्चुअल है ना, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायनामिक है, कॉन्टिन्यूस है, इंटेलेक्चुअल है, दिमाग तो चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। ये सारी चीजें जस्ट पढ़ के याद होगी आपको। निकालना क्या हमने? एमसीक्यू। तो डरने की बात फिर नहीं है कि ये पूरी एक चीज लाइन लिखनी है हमने, तो फिर हमने सिर्फ निकालना क्या? डायनामिक प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल है, कॉन्टिन्यूस है। आर्ट और साइंस पे फोकस कर लिया, क्वेश्चन बहुत बार बने हैं यहाँ से, इसलिए हमने आर्ट और साइंस पे इस पे फोकस कर लिया। क्या आर्ट और साइंस तो आपको याद रहेगा। सोशल है, हाँ कैसे सोशल है वो बता दिया मैंने। लोगों के लिए कर रहे हैं हम टीचिंग, लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद थोड़ा ना पढ़ रहे। खुद पढ़ना हो तो लर्निंग है, तो सोशल प्रोसेस है। लर्निंग नॉट अ सोशल प्रोसेस, टीचिंग इज सोशल प्रोसेस, ठीक है। गोल ओरिएंटेड है, पहले पता है गोल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अडेप्टेबल, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, लर्नर सेंटर्ड याद रखा अगर आपने, तो लर्नर सेंटर से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी याद आ गई, अडेप्टेबिलिटी भी याद आ गई, बात खत्म, है ना। और ऑर्गेनाइज मेथोडोलॉजी तो है ये। तो 4-5 बार जब इसको रीड करोगे, आप यहाँ से एमसीक्यू निकालने लायक बन जाओगे खुद ब खुद। एक प्रीवियस ईयर है हमारे पास, 2 यहाँ पे, इनको देखते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग? नेचर ऑफ टीचिंग कौन सी चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है? एक है इट इज एन आर्ट, इट इज ए साइंस, इट इज नीदर आर्ट नॉर साइंस, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो क्वेश्चन क्या है इसका आंसर? आंसर क्या है इसका? क्या ये एज वेल एज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये आपको तभी मैं ज्यादा फोकस करवाया क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब यहां पे सोच लो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है। टीचिंग इज जस्ट ए आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, टीचर्स आर बोर्न, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी स्टेटमेंट्स ही गलत हैं। ये आर्ट नहीं है, साइंस भी है। टीचर्स कैन बी ट्रेन्ड ओनली, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें कैपेबिलिटी है ही नहीं और हम कुछ भी ट्रेनिंग दे दें और वो टीचर बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है कि जिस चीज को टीच करने जा रहा है उसमें उसकी मतलब मास्टरी होनी चाहिए, उसको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, है ना। उसको नॉलेज वो पूरा, ठीक है। कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए उसका, क्लियर कम्युनिकेट कर पाए। ऐसा नहीं क्लास में जाके शाई हो गया, है ना, मतलब होते हैं कांप गया ऐसा। तो वो कई बार होता है कि फियर निकलता ही नहीं है बच्चों का, मतलब बच्चों का नहीं, टीचर्स का, है ना, या आदमी का, किसी का। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को ट्रेन कर दिया और टीचर बन गया, है ना। ऐसा भी नहीं है कि बचपन से ही कोई पैदा ही टीचर हो रखा है, ऐसा भी नहीं है। तो उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका फिर ट्रेनिंग काम करती है कि हाँ भाई टीचर बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सारी गलत है ना। तो ये हो गया। अब आपसे एक क्वेश्चन, जैसे मान लो अभी मैं वर्बली बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी आपकी इसमें गलत है, कौन सी सही है। वहां भी आएगा कि एजुकेशन इज ए, सॉरी एजुकेशन नहीं, टीचिंग इज ए डायनामिक प्रोसेस, टीचिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, टीचिंग इज फ्लेक्सिबल, टीचिंग इज एडेप्टेबल। फिर आपको आएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स 1 और 2 गलत है, होता है ना हमारा क्वेश्चन वैसे बनता है, 2 या 3 गलत है। तो इसमें सारी जितने भी मैंने चीजें बोली सारी क्या है, सारी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा कि ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक चीज ऐसे भी बनती है। तो जितनी बार मेरे साथ आपने इसको सुन लिया या आपने खुद भी पढ़ लिया स्क्रीन से, उतनी बार आपको उतना अच्छे से आपको याद हो गया। अब आप खुद से 1-2 बार पढ़ोगे, सारा का सारा आपको कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या नेचर है टीचिंग का। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए। हाँ, अब बचता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो मैंने अलग से कर रखे थे। तो ये टीचिंग बोला फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल कैसे? स्कूल गए हम, है ना, कॉलेज गए, सब कुछ जो हमारी आज तक जो टीचिंग हो रखी है दैट इज फॉर्मल। और हम पढ़ किस लिए रहे थे कि एक डिग्री मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, है ना, और हम उसके दम पर कोई प्रोफेशन चूज कर पाएंगे, दैट इज फॉर्मल। जहां पे
बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया गया, व्यवस्थित तरीके से आपको एक आउटकम उसका क्या निकला कि आपको सर्टिफिकेट मिला, एक डिग्री मिली, जिससे आपको क्या है, वो आपकी काबिलियत है, वो आपका सर्टिफिकेट क्या है कि हाँ जी ये बंदा इस काबिल है, ये चीज मिली फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई टीचिंग कर ली है ना, उसके साथ जैसे मान लो कोई सीख रहा है स्टॉक मार्केट, है ना, स्टॉक्स लगाना सीख रहा है, उसके लिए कोर्स कर रहा है कोई, ठीक है। और क्या रहता है, डिस्टेंस लर्निंग से कोई जैसे डॉक्टर है तो कोई डाइटिशियन का कोर्स कर रहा है डिस्टेंस लर्निंग से, है ना, कोई कुछ और स्किल डेवलप कर रहा है। तो मतलब जो डिस्टेंस पे रह के हुए या डिस्टेंस से रहते हुए, एक तो डिस्टेंस रहेगा, दूसरा है कि जो एक ऑथराइज्ड नहीं होगी चीज, जैसे इसके एंड में सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा या नहीं भी मिल सकता, पर वो उतना ऑथेंटिक नहीं होगा, उसके बेस पे आपको ये नहीं मिलेगा कि जी आप ये प्रोफेशनल हो गए इस चीज की, वो आपका जस्ट एक स्किल है, उसके बेस पे कुछ कमा सकते हैं कुछ, वो ऐसे ऑथराइज नहीं है जैसे वहां पे उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट जैसे डिग्री है वैसा चीज कुछ नहीं मिलेगी वहां पे। बस आपको स्किल डेवलप होगा, उसका पार्ट टाइम कुछ जॉब कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है कि आपने इतना सीख लिया कि उसके बाद आप फिर उसके बाद क्या करने आगे कि प्रोफेशनल उसी में प्रोफेशन आपने चूज कर लिया, वो अलग बात है ना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल तो ये दो तरीके से हो सकती है एजुकेशन, कोई आपका एक टीचर है और दूसरा मतलब जिससे आप सीख रहे हैं वो ऑफिशियल टीचर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो काफी हद तक नॉन फॉर्मल में चाहिए, फॉर्मल होते हैं वहां पे आपको अटेंडेंस भी देनी पड़ती है, पूरे यूनिफॉर्म सब कुछ, ये सब पूरे जितने प्रोटोकॉल होते हैं, जितने नियम होते हैं सारे फॉलो करना पड़ते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, ना कोई अटेंडेंस का चक्कर, ना कोई ड्रेस कोड, ना कोई क्लास की टाइमिंग, मतलब रिकॉर्डेड मिल रहा है तो फिर कोई टाइमिंग है ही नहीं, जब मर्जी लगा लो, है ना। फिर एग्जाम का है, एग्जाम में ऐसा भी नहीं है, एग्जाम का पर्टिकुलर को बीच में कुछ नहीं हो रहा आपका, है ना, सीधा एक फाइनल एग्जाम होगा जाके, या जो भी होगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो नॉन फॉर्मल है जिसमें आपको कोई फालतू की बंदिशें नहीं है। देखिए नीचे नॉन फॉर्मल और फॉर्मल, है ना, सॉरी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल था ना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है सारा ये इनफॉर्मल का नहीं था, नॉन फॉर्मल का था। इनफॉर्मल को आपको मैं बताता हूँ इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल अभी बताऊंगा, नॉन फॉर्मल और फॉर्मल मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आइए, फॉर्मल एजुकेशन होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल और कॉलेजेस में। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल में, कॉलेज में फॉर्मल है। वहां पे आपको यूनिवर्सिटीज स्कूल ये सारा रहेगा। देखो स्ट्रक्चर्स हैं और करिकुलम बेस्ड है, यहाँ आपको एक्टिविटीज पूरा सिलेबस मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये स्ट्रक्चर्ड है, वेल स्ट्रक्चर्ड है और इसमें करिकुलम है। सर्टिफिकेशन मिलेगी इसमें, एक क्वालिफिकेशन मिलेगी, आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी, और एक सर्टिफिकेशन भी इसमें साथ में रहता है फॉर्मल में, ठीक है। आउटकम क्या है, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको मिलती है, आप ये प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप एकेडमिकली इतने साउंड हो गए, ये चीजें भी मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी डिग्री, ये हमने एग्जाम्पल में जो है आपको समझाया इतनी देर वो ये था। तो यहाँ सबसे पूरा याद करने का क्या है कि स्ट्रक्चर्स और करिकुलम बेस्ड है, ये इसका कीवर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये कीवर्ड है, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही स्कूल स्कूल ही हो रहा है सब जगह, है ना। नॉन फॉर्मल देखो, ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम आउटसाइड फॉर्मल सिस्टम, ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है जो आपके इन स्कूल यूनिवर्सिटीज के बाहर चले हैं, है ना, जैसे आजकल वेबिनार होते हैं, ये वो वही चीज है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर सेंटर्स, एनजीओस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, वही बताना चाह रहा था ना कि जो बाहर है ना, सारी चीजें हो रही हैं। स्ट्रक्चर्स हैं बट फ्लेक्सिबल है, कोर्स बनाया जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको कोर्स दिया बना के अभी कि हम एनटेक का ये कोर्स पूरा करेंगे, पर फ्लेक्सिबल है ना। जैसे अभी एक ही है मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ, बाकी बच्चों का क्या है कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम वहां से सुन लेंगे, ठीक है, तो वो है, ठीक है। मोस्टली 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे, क्योंकि थोड़ा मतलब अपना रहता है दिक्कत, है ना, क्योंकि उससे पहले अगर क्लास लेंगे तब भी वो बिजी हैं, उसके बाद लेंगे तब भी बिजी हैं, तो उनके लिए क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये दे दी मैंने कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यहाँ पे नहीं है, दिन को कॉलेज जाना है तो जाना पड़ेगा, है ना। अब दिन को जो कॉलेज में पढ़ाया रात को बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन बनता है फ्लेक्सिबल कौन सा है इनमें से, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है और ये नॉन फॉर्मल है, ठीक है। तो कौन सा फ्लेक्सिबल आपका, नॉन फॉर्मल। मे ऑफर सर्टिफिकेशन बट नॉट ऑफिशियल डिग्री, तो ये जो है कि सर्टिफिकेट दे सकते हैं आपको पर कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं मिलेगी आपको,
ठीक है। और स्किल डेवलपमेंट, हॉबीज, कम्युनिटी लर्निंग, ये सब मिलेगा इसमें। देखो इसमें स्किल डेवलपमेंट मेन है। यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमिक कुछ मिल रहा था, स्किल बेसिक हो गया 12, पर यहाँ पे क्या मिला आपको, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट मिली, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिली। इसमें है, इसके साथ आपको स्किल मिल सकता है इसमें, पर यहाँ पे सिर्फ स्किल ही है, इसके साथ ये नहीं मिल सकता एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है। आगे देखो, वर्कशॉप, अडल्ट एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्स, कोई सा भी है वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। तो मैंने बता दिया, जो डिस्टेंस मेन है इसमें कीवर्ड रहेगा डिस्टेंट या डिस्टेंस। जो डिस्टेंस लर्निंग है, डिस्टेंट लर्निंग है, वो आएगी आपकी नॉन फॉर्मल में। ठीक है, डिस्टेंट हो गई, या फिर आपको बोल सकते हैं कि जो आप कोचिंग कर रहे हैं आउटसाइड द यूनिवर्सिटी, आउटसाइड द स्कूल, वो सारी की सारी नॉन फॉर्मल में आएंगी। ठीक है, जहां पे आपको कोई डिग्री सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, या फिर होगा भी तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी कि वो किसी फॉर्मल सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सके। क्लियर। अब आता है इसके बीच में इनफॉर्मल, जैसे मैं बोलने में थोड़ा दिक्कत कर गया यहाँ पे, इनफॉर्मल को गलत, मतलब थोड़ा सा नॉन फॉर्मल से क्या कर गया, कंफ्यूज कर गया, तो वैसे ही आप ना करें। तो इनफॉर्मल को आपने क्या रखना है, इनफॉर्मल में आपके रखना है याद कि एवरीडे लाइफ में जो भी आप सीख रहे हैं, फॉर्मल नॉन फॉर्मल आपस में अपोजिट वर्ड है ना, फॉर्मल का अपोजिट नॉन फॉर्मल। ठीक है, ऐसे रखना है याद। इनफॉर्मल बीच में वो है कि आप बिना क्लास के जो भी सीख रहे हैं, इसके लिए आपको क्लास की जरूरत नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जो भी आप रात को काम करेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठ के कल शाम तक काम करेंगे, है ना, वो सारी चीजें जहां भी आपने जो भी उसमें सीखा, वो सारी इनफॉर्मल है। इसमें कोई टीचर की जरूरत नहीं होती, आपकी फैमिली मेंबर आपको कुछ भी सिखा सकते हैं, आपका फ्रेंड से आपको सीख सकते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। ये होम में सीखी, मतलब घर पे भी सीखे जाता है। ग्रुप्स में हम 5-6 लोगों में बीच में बैठे हैं, तो कोई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जी मैं पहाड़ चढ़ रहा था, है ना, तो मेरे को उस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज मिली जो डिस्कवरी में दिखाते हैं, डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं कि ये यहीं पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो उसमें आप क्या सीखे कि हाँ जी ये पर्टिकुलर चीज जो है इस एरिया में ही मिलेगी, है ना। जैसे अश्वगंधा है तो इस एरिया में मिलेगा, जैसे सेब है वहां मतलब पहाड़ों पे ही मिलेंगे। तो आपने वो चीज कैसे लोगों से सुन के सीख ली, अपने दोस्तों से सुन के सीख ली। ठीक है, कम्युनिटी में बैठ के जो आपका एक कम्युनिटी आपको सिखा रही है जो चीज, कुछ भी घर वालों ने आपको सिखाया कि आपके चाचा हैं, आपके ताया हैं, इनसे ऐसे बात करनी है, इनको विश करनी है, इनके पहुंच होने हैं, ये सारी फॉर्मल एजुकेशन है। इसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, और ये स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड या स्पॉन्टेनियस है। ये आप एकदम से सीखते हैं, आपको पता नहीं है कि मैंने क्या सीखना था। जैसे आपको क्लास में जो सीखते हैं पता है, एक सिलेबस मिल रखा है, ये सीखना है मैंने। नॉन फॉर्मल में भी कोचिंग का ये सिलेबस है, सीखना है मैंने। ये जो है बीच का जो आप सीख रहे हैं कहीं भी आपको पता ही नहीं है सीखना क्या है, एकदम से सीख जाते हैं कुछ भी, वो अनस्ट्रक्चर्ड है और स्पॉन्टेनियस है। कोई ऐसा भी नहीं पता मेरे को कि 11 बजे मैं क्या सीख रहा हूँ, अपने पापा से क्या सीख लूंगा 11 बजे, कुछ नहीं पता। कोई भी बात सिखा देंगे या कोई भी चीज बोलेंगे, मैं सीख जाऊंगा कुछ, वो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, देन उसके बाद इसमें पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट होती है। इसके आउटकम क्या है कि अगर आपको बताया कि लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, अगर आप 10 लोगों के बीच बैठे हैं बड़ों के, तो वहां कैसे बिहेव करना है, छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अगर वो चीज सीख गए आप, तो आपकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट दोनों हो गई। ये इसके आउटकम है, डिग्री नहीं है। तो सबसे ज्यादा आपको बताया आज की डेट में इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो काम आ रही है। फॉर्मल नॉन फॉर्मल से तो ठीक है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्म जो फॉर्मल है, इनसे आप डिग्रियां तो ले सकते हैं, पर जो आपका लोगों को कैसे डील करना है ना, वो चीज आपको देख देख के ही सीखना पड़ता है ना। आगे देखो, लर्निंग लैंग्वेज एट होम और सोशल स्किल्स, तो वही लैंग्वेज सीखने को आप, है ना, जो आपको सिखाई, मतलब जो आप बोलना सीखे सब कुछ, और सोशल स्किल जो है आपके कि हाँ जी ताया के साथ कैसे जाना है, बिहेव करना है, या फिर आपको जैसे गाँव का है कोई, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, है ना, या फिर जंगल जाके शहद कैसे निकालना है, वो सारी चीजें ऐसे इनफॉर्मली सीखी आपने। कोई कोर्स थोड़े ना था बुक लेके बैठ के कि आज मैंने जाना है पहला स्टेप 1 स्टेप 2 ये करेंगे ना, जैसा जैसा किसी ने बोला वैसा वैसा कर दिया। क्लियर हो गए। तो एजुकेशन फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, और नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ आ गया था रिलेटेड टू लर्निंग एट एजुकेशन। टीचिंग इज डीपली कनेक्टेड विद एजुकेशन।
लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये ठीक है, ये तो समझ लिया हमने कि जी एजुकेशन के साथ ये कनेक्टेड है, डीपली लर्निंग के साथ कनेक्टेड है, इंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इनसे अलग है। अगर बहुत ही क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं, बहुत ही क्लोजली आपस में मिले जुले हैं, तो इसका मतलब हुआ कि टीचिंग है तो है इनके साथ जुड़ी हुई, पर ये सारे टीचिंग के पार्ट है। टीचिंग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है आपके पास, टीचिंग उसके पार्ट हैं सारे ये। तो हम ये नहीं बोल सकते एजुकेशन इज टीचिंग ना, लर्निंग टीचिंग नहीं। टीचिंग कहीं भी हो सकती है ना, डे टू डे लाइफ में कहीं भी टीचिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है एजुकेशन में ही हो। स्किल सीखने में भी टीचिंग है। अब स्किल तो ना एजुकेशन से आ रहा है। मान लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए पहले कि एक फार्मासिस्ट से मेडिकल स्टोर वाले से उसका जो वर्कर है वो सीख रहा है कि दवाई किसमें कौन सी दी जाती है, तो उसमें उसमें बुक थोड़ी ना पड़ी है ना, वो तो ट्रेनिंग गई उसकी, वो ट्रेनिंग हुई। इंजेक्शन लगाना कोई सीख रहा है, वो कौन सा बुक पढ़ के सीख रहा है, वो सारी ट्रेनिंग के अंदर है। एजुकेशन जो है वहां पे करिकुलम होगा, टीचर होगा, तब जाके आपको एजुकेशन मिलेगी। एजुकेशन का मेन अब मैं बता देता हूँ। टीचिंग तो ठीक है, टीचिंग तो इतना सारा कुछ टीचिंग में ही आता है। एजुकेशन क्या होती है, ठीक है। एजुकेशन से हम क्या करते हैं, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। इससे हम लोगों का दिमाग चेंज कर देते हैं। जैसे बोलते हैं जड़ बुद्धि है उसको बुद्धिमान बना देते हैं, ठीक है, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं पे महात्मा गांधी 3 H देते हैं, उसको एजुकेशन बोल सकते हैं। 3 H देते हैं हम। 3 H क्या, कि हमें डेवलप करना है हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का या लर्नर का ये 3 चीजें डेवलप करना है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। हेड से मतलब उसकी थिंकिंग एबिलिटी या उसकी जो भी शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, उसको डेवलप करना। हार्ट, उसको इमोशनली साउंड करना, कि ऐसा नहीं कि होते हैं ना कि वो इमोशनलेस लोग किसी को भी मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो एजुकेशन से विनम्रता आती है, वो ईगोइस्टिक करेक्टर हटाना होता है। तो आज की एजुकेशन तो ऐसी है नहीं, जितना ज्यादा एजुकेट हो रहा है कोई उतना ज्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है। तो हार्ट तो कहीं ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, बट बेसिक ये था एजुकेशन का, हार्ट ट्रांसफॉर्म है ना, उसको विनम्र करना। हैंड, हैंड का मतलब कोई आपका स्किल। ऐसा नहीं है कि वो दिमाग से ही साउंड हो रहा है, इमोशनली साउंड हो रहा है और वो उसके दम पे कुछ आगे कर नहीं पाया, तो कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा उसको साथ। अब मान लो कोई बीए कर रहा है ना, तो बीए करने के बाद सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी। टीचिंग कितनी कर पाएंगे है ना, बैंक में कितने जा पाएंगे, क्लर्क कितने लग पाएंगे है ना, और बाकी ऑफिसर्स कितने बन पाएंगे बीए करके, बीकॉम करके है ना। और आजकल मेडिकल का भी ये हाल है, मतलब नॉन मेडिकल, मेडिकल का भी है ना। पर एक एग्जांपल दे रखते हैं, जैसे मेडिकल साइड में कोई है, जैसे किसी ने कर लिया तो चलो ठीक है, अपना हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ कर लेगा, स्किल है उसके पास। बट सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पीएचडी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, और स्किल कुछ है नहीं, जॉब वहां पे है नहीं और स्किल है भी नहीं। तो वो चीज है कि आपका स्किल भी डेवलप करना है साथ में, दैट इज वो एजुकेशन है। आज लैग कर रहे हैं हम हैंड में, स्किल नहीं है ना। लर्निंग, लर्निंग जो है, लर्निंग करती है, चेंज करती है आपका बिहेवियर एंड नॉलेज, ठीक है। तो ये नॉलेज और बिहेवियर को चेंज करेगी लर्निंग, ठीक है। माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कौन करेगा, एजुकेशन। और लर्निंग क्या करेगी आपकी, ये बिहेवियर और नॉलेज को चेंज करेगी। फिर आता है इंस्ट्रक्शन जो है और ट्रेनिंग जो है। इंस्ट्रक्शन तो फिर किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं हम कि जी ये ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, ऐसे काम कर, जो मैं बता रहा हूँ वही आगे वाला फॉलो कर रहा है, वो भी इंस्ट्रक्शन। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग में मैं एक स्किल डेवलप करा रहा हूँ है ना। जो ये एजुकेशन थी ना, उसमें थर्ड पॉइंट था स्किल डेवलपमेंट, पर ट्रेनिंग में हेड हार्ट कोई लेना देना नहीं उससे, बस स्किल डेवलपमेंट करते हैं ट्रेनिंग में।
तो सारे पार्ट ऑफ टीचिंग है ये, समझ रहे हैं। ट्रेनिंग में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट होती है। जब ये लाइन आ गई यहाँ पे, मैंने बता दिया इसका क्या महत्व है, उसके साथ ही फिर आगे आता है टीचिंग कॉन्टिन्यू। मतलब ये चीजें सब कुछ हो गई, एजुकेशन ये सब किसके पार्ट है। तो हम एजुकेशन लोएस्ट टू हाईएस्ट कहां तक वेरी कर सकती है, हम क्या क्या कर सकते हैं टीचिंग के अंदर, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। या टीचिंग से हम क्या कर सकते हैं आगे, या टीचिंग किन दो एस्पेक्ट्स पे काम कर सकती है ना। तो देखो टीचिंग कर रही है चेंज इन बिहेवियर, है ना, और चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। बिहेवियर चेंज कर रही है, बिलीफ और नॉलेज चेंज कर रही है, ठीक है। टीचिंग से हम एजुकेट नहीं कर सकते किसी को अकेले। एजुकेशन तो फिर वो है कि उसका सेल्फ भी मोटिवेट होगा बंदा कि मैंने हार्ट है जो भी है ना। पर हम टीचिंग से जो कर सकते हैं वो चेंज इन बिहेवियर करा सकते हैं, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज कर सकते हैं। वो देखिए टीचिंग में चेंज इन बिहेवियर में ट्रेनिंग से बिहेवियर चेंज कर सकते हैं हम, और कंडीशनिंग से कर सकते हैं। ट्रेनिंग से चेंज इन बिहेवियर और एक कंडीशनिंग से कर सकते हैं। और दूसरा चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज, हम इंस्ट्रक्ट करेंगे किसी को तो उससे उसका नॉलेज चेंज हो जाएगा, है ना। और इंडोक्ट्रिनेशन करेंगे तो उससे उसका चेंज इन बिलीफ कर सकते हैं। ये होता है इंपोज करना किसी चीज को। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, इंपोज करना, जबरदस्ती थोपना अपनी बात को। इंस्ट्रक्शन होता है गाइड करना, है ना। कंडीशनिंग है, उसमें हम चेंज कर रहे हैं बिहेवियर को, बट कैसे कर रहे हैं अभी देखते हैं। देखो ट्रेनिंग क्या होता है, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग इन्वॉल्व द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग और एनहांसिंग स्पेसिफिक स्किल। कोई स्पेसिफिक स्किल करवा रहे हैं हम। अगर किसी में कोई स्किल आ गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना। अब मान लो कोई गांव का, या गांव का क्या, एक नॉर्मल सा बंदा है, सब कुछ वेल एजुकेटेड है, पर उसको जॉब नहीं लगी है। हमने उसको बुलाया अपने पास, जैसे मैंने बुलाया जी, मैंने सेटअप कर रखा है पंचकर्म का, ठीक है, अगर तुम इच्छुक हो तो एक कोर्स करो मैश्योर का, और आ जाओ मेरे पास, मैं अच्छी सैलरी दूंगा, ठीक है। पहले लबाड़ था वो, घूमता फिरता था, है ना, कुछ नहीं करना दिन भर। उसने कोर्स करा, मेरे पास ज्वाइन किया, मैंने पैसा दिया उसको। अच्छा, जैसे पैसा आने लगा और एक मेडिकल फील्ड से उसका टच हो गया, तो उसके बिहेवियर में चेंज आ गया, लोगों से बात करने का तरीका बदल गया, है ना, पहनने का तरीका बदल गया, है ना, लोगों को डील करने का तरीका बदल गया। तो ये बिहेवियर में चेंज आ गया विद स्किल, समझ रहे हैं। स्पेसिफिक स्किल के साथ उसका बिहेवियर में भी चेंज आ गया। तो ऊपर बोला ना चेंज बिहेवियर, तो स्किल भी चेंज कर देता है बिहेवियर, है ना। और कई जगह ऐसा होता है कि बहुत हेक्टिक काम है, तो स्किल तो है उसके पास, बिहेवियर भी गुस्से वाला हो जाएगा, पूरा दिन काम कर रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हर जगह के होते हैं, पर स्पेसिफिक स्किल जो रहेगा ट्रेनिंग के अंदर रहेगा। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण में क्या रहेगा, स्पेसिफिक स्किल्स आपके डेवलप होंगे। क्लियर। इसमें जरूरी नहीं है आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, मोस्टली बुक नहीं पढ़नी पड़ती, करिकुलम नहीं होता है इसमें, ट्रेनिंग में सिर्फ स्किल होता है, ठीक है। कंडीशनिंग, ये अनुबंधन, इसमें हम डरा धमका के कर देंगे चीजें। ये तो मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, डराना धमकाना। जैसे देखो ट्रेनिंग करेंगे इसमें हम, ट्रेनिंग जो अकेली ट्रेनिंग थी वो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए थी। ये जो ट्रेनिंग है ये पर्टिकुलर डेवलप करेगी, बिहेवियर पे ही टारगेट करेगी, उसको बिहेवियर चेंज करना है। अब इसमें वो चीज हो सकती है बिहेवियर में कि जैसे मान लो, अपना एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे को एप्रन पहनने की आदत नहीं थी, है ना, तो मेरे को पहनाया टीचरों ने, है ना, सर का नाम नहीं लूंगा, डरा डरा के कि ऐसा होता है वैसा होता है ना, कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने पहनना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत दिनों से नहीं पहन रहा था, 2 साल से नहीं पहन रहा था, बिना एप्रन के जाना एक बैड हैबिट था, वो चेंज कर दिया टीचर ने डरा के। तो वही है, कंडीशनिंग रेफर्स टू चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग। आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं हम क्या करते हैं, कुछ जो बच्चे लेट आ रहे क्लास में, एब्सेंट कर दिया, जो रोज ही लेट आते हैं एब्सेंट कर दिया, या फिर क्लास से निकाल दिया। ये सारी चीजें किसमें, कंडीशनिंग में आती हैं, है ना। या फिर और जो ज्यादा, जो आपका फेमस हमारा एग्जांपल रहता है रैगिंग का, कोई विश नहीं कर रहा, क्लास ले लो उसकी, है ना, वैसा होता था ना, वो भी कंडीशनिंग थी, अनुबंधन था। अब तो नहीं होता, पहले था। उसके फायदे प्रो एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, बट वो एग्जांपल इसमें सूट करेगा, फिट बैठेगा। अब यहाँ पे देखो, इन बिहेवियरल फिजियोलॉजी, sorry, psychology, in behavioral psychology, it is the concept that a response to a stimulus by a person or animal can be altered through learning or repetition. तो क्या हुआ
किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति जो एक रिस्पॉन्स है किसी का, है ना। जैसे मान लो ये है टीचर, ये है स्टूडेंट, ये टीचर की बात नहीं मानता, नहीं मानता। टीचर ने क्या किया, शुरू करना, उसको अटेंडेंस नहीं देना शुरू कर दिया, है ना। अगर वो बदतमीजी कर रहा है, क्लास से बाहर निकालना शुरू किया, दूसरी बार की फिर से निकाल दिया, तीसरी बार की फिर से निकाल दिया, चौथी बार की फिर से निकाल दिया, पांचवी बार की फिर से निकाल दिया, छठी बार की फिर से निकाल दिया। हफ्ते बाद वो खुद ही सुधर गया कि क्या फायदा इसमें एब्सेंट लगा के बार बार, अब टीचर भी वैसे हो गए जैसे हम। तो बार बार उसका जो रिस्पॉन्स था स्टिमुलस के प्रति वो चेंज कर दिया हमने एक लर्निंग और रेपिटेशन से, बार बार हमने उसको पनिश किया। क्लियर हो गया ये? चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, बात खत्म यहीं पे। तो ट्रेनिंग में आप बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, स्किल के थ्रू भी हो जाता है, पर मेन है जो ट्रेनिंग वो स्किल पे फोकस करती है। कंडीशनिंग जो है वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ही है, बट बिहेवियर पे सीधा आपका बोल दो कि प्रहार कर रही है ना, कंडीशनिंग हो गया। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन, ये होता है अनुदेशन। जो मैं वही बोल दिया आपको कि मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ कि जैसे मैंने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया लेक्चर में कि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ आ चुके हैं, है ना। अब वो जैसे मर्जी उन्होंने लिखे हैं, लिखने वाले को जैसे भी लिखे उन्होंने अपनी समझ से बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, कईयों ने बहुत कम लिखा है ना। तो उसमें से हमें क्या निकाल के पढ़ना है, कीवर्ड्स जो हमारे काम के हैं, जस्ट उतनी नॉलेज लेनी है और कीवर्ड्स पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हमारे टीचिंग प्रोसेस में कीवर्ड्स काम आएंगे, कीवर्ड्स पढ़िए। तो वही क्या, इन क्लास डिलीवरी ऑफ ए कंटेंट बाय द टीचर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज वही है ना। और टीचिंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट विद कंटेंट इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग और एंगेजिंग। तो मैंने आपको टीच कर रहा हूं और एंगेज कर रहा हूं, जो बीच में एमसीक्यू दिखा रहा हूं, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको थोड़ा बूस्ट हो रहा है कि नहीं, हाँ ये प्रीवियस ईयर आए हैं, इजी हैं, निकल जाएगा, हमें समझ आ रहा है, वो चीज है इंस्ट्रक्शन, है ना। इंडोक्ट्रिनेशन क्या आ गया आपका, मतारोपण या फिर उपदेश। इसमें क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और ए ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली। कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब और देखो, विदाउट क्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा बैक। ये सारा किसमें आते हैं, जो है धर्म, धार्मिक आस्थाएं जो है सारी धार्मिक, या जो हमारे आप्तोपदेश हैं, आयुर्वेद की टर्म में बोले आप्तोपदेश जो भी है उनको भी हम बोलते हैं ना, आप्त वचन है, इनको नहीं कर सकते कोई, वही विदाउट क्वेश्चनिंग जो चीज को मान लेना, है ना। तो वो चीज है, जैसे बोलते हैं कि ये चीज नहीं करनी है, ऐसा हो जाएगा, ये चीज करोगे तो वो ग्रह आपको दिक्कत देगा, ऐसे मांस खाओगे इस दिन को तो ये हो जाएगा, वीरवार को सिर धोएंगे तो ये हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, मतारोपण है, उपदेश हैं, जिनको हम बिना क्रिटिसाइज किए मान लेते हैं, है ना। तो किसी भी व्यक्ति या समूह को विश्वासों के एक समूह से को असमीक्षात्मक रूप से अपनाने का अनुदेशन करने की प्रक्रिया है। क्लियर? देखो इसमें क्या किया इन्होंने, इन इंडोक्ट्रिनेशन बिलीफ एंड आइडियाज आर इम्प्रेस्ड और इम्पोज्ड अपॉन लर्नर। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ, इम्पोज, जबरदस्ती थोपना, बात खत्म। इम्पोज किया जाता है जिसमें किसी चीज को, कोई भी चीज आप इम्पोज कर रहे हैं, दैट इज वो हो गया इंडोक्ट्रिनेशन, मतारोपण। क्लियर? ये हमारा जो एजुकेशन टीचिंग है वो इन लेवल पे फ्लक्चुएट करती है। हम जो कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अनुदेशन कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं, ट्रेनिंग इज द डिफरेंट है ना। बाकी आपका क्या बोला वो, सॉरी, कंडीशनिंग अलग है ना, और इंडोक्ट्रिनेशन अलग है। तो ये चार चीजें इसमें आती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग, है ना, और टीचिंग हैज ए ब्रॉडर स्कोप एंड एम्स टू डेवलप द पोटेंशियल एंड इंटेलेक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, कंडीशनिंग में क्या था, कंडीशनिंग कहां तक था हमारा, कंडीशनिंग में हम कर रहे थे बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर चेंज कर रहे थे हम कंडीशनिंग में। टीचिंग में क्या करते हैं, टीचिंग तो सारा एस्पेक्ट कवर करता है, बिहेवियर भी, स्किल भी, सब कुछ करता है टीचिंग। कम्युनिकेशन है, एक है ना, टू वे प्रोसेस है, डायनामिक है। तो टीचिंग तो बहुत ब्रॉड है ना। तो इंटेलेक्ट को डेवलप करता है, पोटेंशियल को डेवलप करता है, ये टीचिंग है ना।
पोटेंशियल, इंटेलेक्ट, ये सारा। यहाँ पे सिर्फ बिहेवियर चेंज किए जा रहे हैं। उससे क्या पोटेंशियल डेवलप होगा? उसमें टाइम से क्लास आना है, बस आना है। नहीं भी आएगा तब भी कुछ नहीं हो रहा, टाइम से आ रहा है तब भी ऐसा कुछ अलग से स्किल नहीं मिल रहा उसको, बस हाँ अपना नॉलेज थोड़ा लैग कर रहा है उसका, उसको समझ नहीं पाएगा क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। बट ऐसा कुछ बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा सिर्फ कि हम 10 दिन क्लास में बिठा देंगे, है ना। उसके लिए पूरा प्रॉपर टीचिंग प्रोसेस अलग चलता है। तो कंडीशनिंग में बिहेवियरल चेंज है, हाँ दोनों टीचिंग से डिफरेंट है। कंडीशनिंग पता है तो क्या हो गया, ऑप्शन ए और बी, मतलब जो ए असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया कि टीचिंग डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि पोटेंशियल और इंटेलेक्ट पे एम करता है पर्सन के, जबकि कंडीशनिंग है वो बिहेवियर करती है चेंज। हमें पहले बताया, तो दोनों, इसका आंसर ए है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का 2023 या 22 का शायद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें भी आएंगे, ऐसे क्वेश्चन हमें आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। पहले था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। वो कैरेक्टर वो टीचिंग के खुद हैं कि टीचिंग का क्या कैरेक्टर है वो हमें पता है कि टीचिंग डायनामिक है, टीचिंग आर्ट एंड साइंस है, वो हमने कर लिया। अब प्रिंसिपल क्या है, ये हमने फॉलो करने हैं, टीचर ने फॉलो करने हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। जब भी प्रिंसिपल है ना, तो क्या हो गया, ये फॉलो करने के लिए होते हैं, तो हम फॉलो करेंगे इसको। तो सबसे पहला क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। अब मैं पढ़ाने आया हूं, अगर मैं पहले लेक्चर में बोल दूं कि कुछ नहीं होगा, आप चाहे कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर लो, है ना, कुछ नहीं होने वाला जी, ऐसा है वैसा है, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है, मैं पहले ही मोटिवेट करने से पहले ही आपको डिमोटिवेट कर गया, है ना। या मैं पहले बाद में पढ़ाने से पहले आपको बोलूंगी आप पढ़ लो, आप बाद में, आज तक हमें समझ नहीं आया, तुम्हें क्या समझ आएगा, बोलते हैं टीचर ऐसा भी, वो पहले ही डिमोटिवेट कर देते हैं, वो गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। हर चीज का अपना एक रोल है। अगर आप, हमारी दवाइयां काम कर रही हैं, है ना, या फिर हमारी चीजें काम कर रही हैं, जो भी हम करते हैं, एक्स वाई जेड, कोई सा भी कोई से भी सब्जेक्ट की बात कर लो, कोई से भी ब्रांच की बात कर लो, अगर वो काम कर रहे हैं, उनके लॉज जो हैं वो आगे इम्प्लाई हो रहे हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, तो उस चीज में आप बेस्ट निकाल के लाओ और फिर उस चीज को बताओ। अब मान लो मैं पंचकर्म का हूं, तो मैं अपनी, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास खुद के पास कितने रिजल्ट मिले हैं, और वो सच में मिले हैं, है ना। वैसे ही हमारा क्षार सूत्र के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, है ना। हमारे पास बाकी जैसे क्या हो गया, हाँ, फ्रैक्चर में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, सेक के, अभियम के, है ना। और सर्जरी चलो ठीक है, आफ्टर सर्जरी भी जो मैनेजमेंट करते हैं, फिजियोथेरेपी, वो हम खुद कर सकते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो वो चीजें लाओ, क्लास में प्रेजेंट करो कि हमने ये चीजें की हैं। अगर आज का टॉपिक आप पढ़ोगे तो आप इसके बाद ये करने लायक हो जाओगे, है ना। तो वो हुआ मोटिवेशन, कि अगर आप आज बात पित्त कफ अच्छे से पढ़ लोगे तो कल को आप ये चीज अच्छे से समझ पाओगे कि ये दवा, मतलब आपको दोषानुसार डायग्नोज बनाना आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे कि मोटिवेशन कर दिया, क्यूरियोसिटी हमने उसमें दी उनको, है ना, क्यूरियस कर दिया कि हाँ जी कुछ करेंगे हम, है ना। तो न्यू थिंग पढ़ाने के लिए और समझने के लिए उनको, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर दी हमने। जैसे देख लो एग्जाम्पल में, टीचर क्या लाया, मिस्ट्री बॉक्स लेके आया, उसमें आज के जो हम पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कोई लेसन से रिलेटेड कोई चीज उसमें है ना। और फिर उसे उसको वही टीचर बच्चों को एंगेज किया उसके थ्रू, हमने उस बॉक्स के थ्रू कि निकालो। जैसे मान लो मैं आज पढ़ाने लगा आपको एनटेट का, मैं आपको बता दिया कि ये 10 टॉपिक हैं, आज हम इनको कवर करेंगे और करेंगे आपकी मर्जी से, है ना। आप बताओ, आप निकाल, ये लो बॉक्स में 10 चिट पड़े हैं, चिट को निकालो, इन पर्चियों को निकालो, जो टॉपिक आ गया वो मैं पढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, जिसने वो निकाला है उसको भी इच्छा हुई, नहीं नहीं मेरा पढ़ाया टॉपिक पहले पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो वैसे ही बाकी भी देखेंगे कि अब अगला फिर मेरा होगा, पहले इसका पढ़ लेते हैं। तो ये एक चीज होगी, फनी, मतलब एक इंटरेक्ट कर लिया, है ना, उसको एंगेज कर लिया स्टूडेंट को, साथ में उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। ये हो गया मोटिवेशन के बीच में। मोटिवेशन एक्स वाई जेड, बहुत सारी प्रकार का मोटिवेशन हो सकता है। मोटिवेशन की एक होनी है कि एक बॉक्स लेके ही ले आए, या फिर हम बेनिफिट ही बता रहे हैं, ना, वो चीजें नहीं है, बहुत सारा हो सकता है मोटिवेशन में, बट आपको समझने के लिए इतना बहुत है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी वही है, मैं बोलता जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है ना।
ये तो मजबूरी है हमारी कि ऑफलाइन नहीं है कोई, है ना। बट अगर ऑनलाइन भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एमसीक्यू को आप खुद सॉल्व करो, है ना, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जो रहेगी वो जरूरी है। टीचर एक्टिवली पार्टिसिपेट कराए, है ना, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज में। तो ये लिख दिया इन्होंने कि साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और रिएक्शन को ऑब्जर्व करे बच्चे खुद, ठीक है, वो हो गया आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो हर किसी का बनता नहीं पढ़ाई में, चाहे जितना मर्जी हो, है ना, जितना मर्जी पढ़ाकू हो, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि आज पढ़ना है ना, या फिर दिन में कोई 2-3 घंटे होते हैं जब पढ़ता है बच्चा। अब इंटरेस्ट दिन भर थोड़ी ना होता। तो हो गया जनरेट अ जेन्युइन इंटरेस्ट अमंग लर्नर्स टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर वो होना चाहिए कि क्लास में पहले इंटरेस्ट भी जनरेट कर दे कि हमने क्या करना है। तो वो सारे जो स्टार्टिंग की 3 चीजें हैं आपकी, मोटिवेशन करना, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना, इंटरेस्ट कराना, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आप मोटिवेट कर पाओगे तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो आपको इन सारी चीजों को अपने दिमाग में रखना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। इतना तो आपने कर लिया, मोटिवेट कर लिया बच्चे को, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग गया, इंटरेस्ट उसका बन गया, तो कितनी देर बना के रखोगे आप, रोज रोज तो नहीं कर सकते ये। फिर आपको अडेप्ट करना होना पड़ेगा कि जो चीज उनको पढ़ा रहे हैं वो आपकी उनकी डेली लाइफ के साथ भी लिंक हो, ऐसी चीज उनको, वैसा एग्जाम्पल उनको सेट करके दो, है ना। ऐसे नहीं कि मैं आया प्रमेय पढ़ाने लगा, हाँ जी पढ़ो, निदान पढ़ो, इसके आज से सुकुम 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 पढ़ो पढ़ो चलो आगे, हाँ अगला पढ़ो अगला पढ़ो, वातज कफज 10 हैं, वात पित्त जितने हैं, नाम रटो रटो इनके, चलो आगे। ये ऐसे करेंगे तो थोड़े दिन बाद इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। आप कैसे बताएंगे कि मैंने पेशेंट देखा कफज प्रमेह का, उसमें ये सिम्टम मेरे को मिले, मैंने ये उसको एडमिनिस्ट्रेशन दिया, मैंने फिर उसको ये दवाई डाली। आप एक स्टोरी ऐसे जेन्युइन, अपनी मर्जी से घुस्सी नहीं मारनी, जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने क्लिनिकल लाइफ में, उसको आप प्रेजेंट कर दो कि मैंने ये देखा और यहां से मैंने ये दवाई उठाई, यहां से मैंने ऐसे डायग्नोज किया। एक ही स्टोरी काफी है पूरे चैप्टर से, एक ही केस प्रेजेंटेशन काफी है। केस प्रेजेंट पूरा थोड़ा ना इन्वेस्टिगेशन लेके आओगे आप, जस्ट बताओ हमने ये किया, ये मिला बेटा, और उनका अपने आप ही इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। जब तक हमें कोई बताएगा नहीं करना क्या है इसका, पूरा पूरा 25 पेज रट लिए, अब कहाँ काम आएंगे, कैसे आएंगे, जब तक बताएगा नहीं तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप उसको रिलेट कराओ। ये तो आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं मैं। वैसे ही आपका छोटा बच्चा है कोई, अब उसको गिनती भी सिखा दी हमने, उसको टेबल भी सिखा दिया हमने, है ना, अब उनको यूज कहाँ करना, फिर उसको सम देंगे करने को, है ना, 15 मल्टीप्लाइड 45, बेटा ये गिनती ऐसे लिखते हैं, 15 ऐसे लिखते हैं, 45 लिखते हैं, सीख गया वो लिखना, उसने टेबल भी याद कर लिए हैं। अब करो जी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, तो फिर उसको समझाओ सम, तो आ गया वो निकाल देगा। अब वो पूछेगा अब करना क्या है इसका, फिर उसको बताओ बेटा देखो कि उस दुकान में गए आप, 1000 रुपए आपके पास था, है ना, 55 की आपने दवाई ली, 55 का आपने ये लिया, 55 का वो लिया, ये आपने उतने आपके बन के देने को, आपको वापस कितने आएंगे, है ना, तो वहां प्लस माइनस सीखेगा वो। तो वैसे बताएंगे कि हाँ हमें यूज होना है इस लाइफ, पर्टिकुलर प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे यूज होनी है चीज, तब इंटरेस्ट अपने आप बनेगा। ये प्रिंसिपल है लिंकिंग विद लाइफ। तो कोशिश करनी है जो पढ़ाया जा रहा है वो बताए भी कहाँ पे इसका यूज होना है, ठीक है। हमारे आयुर्वेद मतलब मेडिकल फील्ड से होने का यही फायदा होता है कि हमें तो सारी चीजें पढ़ाने में बहुत ईजी है, हर चीज ही हम पेशेंट पे देखते हैं, हमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी दिक्कत है, वो हमारी काम चोरी की वजह से है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, है ना, तो एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको आज का लेक्चर, तो मेरा एम है कि आप इस जितना पहला यूनिट 1 का पहला पॉइंट जो है उसके सारे के सारे एमसीक्यू आप करने लायक बन जाएं, तो मेरा ये एम है। इसलिए मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में भी बता रहा हूं रुक के, नहीं तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, मैं इनको यहाँ पे फटाफट टिक करवाऊंगा, बोल दूंगा ऐप पे इसकी पीडीएफ भी आ जाएगी, एमसीक्यू लगा लेना, बात नहीं बनेगी उससे। थोड़ा रुक के मेरे साथ आप बैठेंगे पढ़ेंगे थोड़ा टाइम, तब आपको अच्छा लगेगा याद करना। तो डेफिनेट एम होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैंने करना क्या है, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, है ना। तो ये भी हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब मेरे को पता होना चाहिए
कि मेरे पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक दो टेस्ट के बाद मेरे को पता लग जाएगा कौन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो फिर वहां से मेरे को ऑब्जर्व करना है कि ये बच्चा ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, ये बच्चा थोड़ा कम समझ पा रहा है, तो मेरे को इसको ऐसे समझाना है, इसको ऐसे समझाना है। तो मेरे को दोनों के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम, ऐसे नोट्स तैयार करने हैं, ऐसे तरीके से मेरे को रिप्रेजेंट करना है अपने कॉन्सेप्ट को कि दोनों को समझ आए। तो वही बोल दिया, रिकॉग्नाइज करो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, फिर अपनी टीचिंग मेथड्स को टेलर करो, चेंजेस करो, क्या करना है। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सबसे पहले लाइन बोली, कीवर्ड्स पढ़ने हैं, उनको क्रैम करना है कीवर्ड्स को, और बाकी जो लिखा है कहानी उसको समझना है। समझ के पढ़ेंगे, हिंदी में समझना है। जब आपके क्या कौन से क्वेश्चन निकल जाएंगे, असर्शन रीजन वाले निकल जाएंगे, उससे मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले इजीली निकल जाएंगे। और कीवर्ड्स कहाँ काम आएंगे, जहां पे आपको क्रैमिंग की कोई एक ऑप्शन टिक करना है या फिर मिलान करें, है ना, मैच द फॉलोइंग, वहां पे काम आएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट में भी काम आएंगे। तो कीवर्ड्स को क्रैम करना है, बाकी को हिंदी में समझना है। लैंग्वेज बैरियर भी कोई नहीं दे रहे, ठीक है। कीवर्ड हमने रट लिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन करनी है कि इतने सारी बुक में से मैंने पढ़ाना क्या है। अब टीचिंग और ट्रेनिंग यूनिट ही 100 पेज की है अगर बीएड का सिलेबस देखें, है ना, तो उसमें से मैंने अपने एनटेट वालों को क्या पढ़ाना है वो मेरे को पता है ना। अब वहां पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, है ना, तो सारी थोड़ा ना पढ़ाने बैठ जाना, नहीं होंगी याद। तो जो काम की है वही पढ़नी है, ठीक है। आगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कैसी रहेगी कि मैंने वही, मेरे पास अगर बोर्ड है क्लास में, डिजिटल बोर्ड है, तो फिर भी मैं गधों की तरह चौक से पढ़ाने लगूं तो मेरी मूर्खता है। तो ऐसी प्लानिंग करनी है कि जिससे मेरा टाइम भी ऑप्टिमली यूज हो जाए और रिसोर्सेज जो हैं उनका भी मैं यूज करूं। खुद लिखने बैठूंगा चौक से तो मैं एक टॉपिक में से सिर्फ एक पार्ट पढ़ा पाऊंगा पूरे 40 मिनट में। अगर मैं उसी की पीपीटी बना के लेके गया हूं, प्रेजेंट करूंगा, तो वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो वही है कि प्लानिंग और आपका रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिमिटेड लेक्चर मिलते हैं हर चीज के। तो वो प्लानिंग होती है आपकी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन क्या है, आपको पर्टिकुलर, जैसे टीचर को एक पर्टिकुलर पोर्शन असाइन हो जाता है, आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है बच्चों को। तो आपने क्या करना है, 5 चैप्टर हैं, उनको सबको देखा, सबको पढ़ा, फिर देखा आपस में रिलेटेड कौन से चैप्टर हैं। हो सकता है पहले चैप्टर के साथ रिलेशन 4th चैप्टर का हो, दूसरे के साथ 5वें का हो। तो आप पढ़ाने जब जाओगे तो उसको ब्रेक डाउन कर लो चीजों को, कि मैं पहले यूनिट पढ़ाऊंगा फिर चौथा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। दूसरे के साथ 5वां है तो दूसरे को मैं ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा, 5वें के साथ ऐसे मर्ज कर दूंगा, कि ताकि बच्चे को एक फ्लो में इजीली उसको समझ आ जाए। अब मैं आज एक पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं कोई और टॉपिक लेके आ गया, परसों कोई और लेके आ गया, हफ्ते बाद आके लेके आया, फिर बोलूंगा मैं कि रिकॉल करो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, तो वो उससे रिलेटेड है, तो वो बात नहीं बनती। तो फिर मेरा काम है डिवीजन करना है, ब्रेक डाउन करना है, रिलेट करना है और पढ़ाना है, ठीक है। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। उसका प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन पढ़ा दिया मैंने, हफ्ते बाद मैं बोलूंगा सारा पढ़ के आना है, या फिर आज पढ़ाया, शाम को एमसीक्यू आए, कल मैंने रिजल्ट चेक करा, वो हो गया, देख लिया कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूंगा 2 दिन बाद फिर से इसका प्लस जो आगे हो जाएगा उन सब का टेस्ट है, तो वो रिवीजन पे फोकस करा रहा हूं मैं। तो रिविजिटिंग रीइंफोर्सिंग लर्नर मटेरियल टू एनहांस रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये तो मैंने बोल दिया जो आपको बताया, ये बच्चे के लिए प्रिंसिपल रिवीजन कर रहा हूं। दूसरा खुद भी रिवीजन करना पड़ेगा मेरे को, कि मैंने पिछली बार कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया, या मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो गया, या मेरे नोट्स में कुछ कमी तो नहीं है, कुछ और ऐड कर लेते हैं इसमें। वो मैं भी रिवीजन करता रहूं, बच्चे भी रिवीजन करते रहे, ये इसका प्रिंसिपल रहता है, ठीक है। आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। फिर बच्चों को हमने क्या किया, सब कुछ पढ़ा दिया हमने। अब एक्स्ट्रा जो आपके, आप जैसे पता ही है प्रोफेशनल कॉलेज में कैसे रहता है कि आपका थ्योरी लेक्चर, एक प्रैक्टिकल। जो थ्योरी में पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में आपने कैसे करना है, उनको क्रिएटिव और एंगेजिंग क्लासरूम बना देना वहां पे, एनवायरनमेंट। ये हमने जो कल पढ़ा था उसको जरा आपस में करो डिस्कस, 2 लोग पढ़ाने लगेंगे, 2 सुनने लगेंगे, है ना, वो हो गया आपका क्रिएटिंग और
रिक्रिएटिव। ठीक है, ये हो गया। और आगे देखो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो डेमोक्रेटिक डीलिंग में क्या हुआ कि बच्चे को हमने पढ़ा रखा है, अब उसको कुछ ऐसा काम दे दिया हमने कि भाई तू ही संभालेगा, तू ही एग्जीक्यूट करेगा। चलो प्रोफेशन से बाहर जाके चलते हैं। कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, तो किसी को जैसे असाइन कर दिया कि बेटा तू स्पोर्ट्स देखेगा, एससीए जो बनती है, तू स्पोर्ट्स देखेगा, तू कल्चरल देखेगा, है ना, तू बाकी और जो काम है क्या फाइनेंस देखेगा, ये वो देखेगा। अब तुम्हारी जिम्मेवारी, तुमने एग्जीक्यूट करना है। ये प्लानिंग और एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज जो है ये भी टीचिंग के अंतर्गत आती हैं। और बच्चों की अगर बात करें, अगर प्रोफेशन वाइज बात करें, जो मैंने बच्चे को सिखाया, पढ़ाया, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कराया, अब एक दिन बोलूंगा जा बेटा इंडिविजुअली इंजेक्शन लगा के आ, दैट इज डेमोक्रेटिक डीलिंग। उसी को बोलना इंजेक्शन तू डिसाइड कर, पेशेंट ये आया है, इंजेक्शन तू डिसाइड कर और तू ही लगाएगा, बट एक बार चेक मैं इतना सा कर लूंगा कि सही किया इसने कि नहीं, इंजेक्शन सही चूज किया कि नहीं। अगर सही चूज कर लिया है तो इंडिपेंडेंट उसको जाने दूंगा, लगा, उसको पहले मैंने बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो वो हुआ डेमोक्रेटिक डीलिंग, उसको इंडिविजुअली भी चीजें हैंडल करने को देनी पड़ेगी। हो गया प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, ये भी एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखो इसमें टीचर असाइनिंग स्टूडेंट रोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इवेंट, एनकरेजिंग देम टू कोलैबोरेट, टेक रिस्पांसिबिलिटी, प्रमोटिंग सेंस ऑफ ओनरशिप एंड टीम वर्क, वही बात होगी एससीए ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आता है आगे, तो आज के लिए करते हैं इतना ही। ठीक है, आज मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो इसलिए थोड़ा सा ये डिटेल में कराया और थोड़ा कम कराया। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है मेन कि इसके प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल आपको देख देख के याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। अगर एक बार फिर से देखें हम तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एम, तो एम जो है ये गोल ही है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल लाइफ के साथ रिलेटेड होने हैं तो आपको एक कहानी बना के याद रखेंगी। आप गए क्लास में पढ़ाने, मोटिवेट किया बच्चों को, फिर उनको कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट कराने की कोशिश करी, उनका इंटरेस्ट बनवाया हमने, एग्जाम्पल दिए पढ़ाते पढ़ाते उनकी डेली रूटीन के साथ। फिर हमने उनको चेक करा कि हाँ भी समझ नहीं पा रहे, तो हमने क्या किया कि डिवीजन कर दिया उनके सब्जेक्ट के कि हाँ जो इंटरलिंक है उसको इकट्ठा ही पढ़ा देंगे हम, है ना, डिवीजन कर दिया। उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर एम भी रखा है ना कि हाँ ये करेंगे। फिर हमने जब नहीं समझ पा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली हमने टेलर करके हमने अब ये मैंने बना तो दिया डिवीजन के अकॉर्डिंग, अब इसको पढ़ाऊंगा मैं ऐसे, है ना, कि अलग से टेक्निक बना के पढ़ाऊंगा, तो वो चीज हो गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि जी बच्चों को हमने प्रैक्टिकली भी करवाना है कि तुम अब बन जाओ डॉक्टर, तुम बन जाओ ये, है ना, तो फिर तुम वो आपस में करेंगे चीजें, है ना। उसके बाद जो लास्ट था हमारा डेमोक्रेटिक वाला कि उसको इंडिविजुअली हैंडल करने को दे दिया बच्चे को कि बेटा अब तू करेगा। आज क्लासरूम में क्या होगा कि आज तू ही टीचर है, ये ले चौक, ये ले पेन, जो भी है तू पढ़ा, वो है इंडिविजुअल, समझ गए। या फिर वो तो क्लासरूम का हो गया, बट अगर बड़े लेवल पे भेज दिया कि जा बाहर आज तो जाएगा और इस पे तो ये भाषण देगा कि हाँ ये टॉपिक है, इस पे तूने डिबेट करना है, ये टॉपिक है, इस पे तूने ये प्रेजेंट करना है, पेपर प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें क्या है डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आएगी कि उसको एक इंडिविजुअल अथॉरिटी आपने दे दी है। तो ये प्रिंसिपल हो गए, है ना, थोड़ा कम रहा, बाकी हम बाकी देखेंगे कल हमारा ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद लेवल ऑफ टीचिंग रहेंगे, है ना, तो ये कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए करते हैं इतना ही। अभी थोड़ा लेट हो गया है, मॉर्निंग तक आपके एमसीक्यू डल जाएंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने रोज डेली करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा रहेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है अगर आप जगह जगह से नोट्स उठा के देख के पढ़ना शुरू करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि टीचिंग को ही अलग अलग तरीके से मतलब जो हम बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ये एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एक्सचेंज ऑफ थॉट है ना, और उसके बाद एक प्री डिटर्मिन्ड हमारा जो गोल है उसको अचीव किया जाता है। यही 3 कीवर्ड्स को बताने के लिए सबने अलग 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 लाइनें लिख रखी हैं, मतलब अलग अलग तरीके से सेंटेंस लिख रखे हैं। फिर बंदे ने दूसरी बार खुद भी नहीं पढ़ी कि उसकी सेंस बन क्या रही है, कि बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो हमने उस चीज में वही फोकस किया है कि आपको एटलीस्ट समझ पाए आप, है ना? बहुत डिफरेंट बुक से कंपाइल करके ये नोट्स दे रखे हैं आपको, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दें और इनको ही पढ़ें, है ना। अगर आपने बिल्कुल एक तरीके से अपना दिमाग सेट रखना है इसमें, टेट को कैसे करना है, तो कम नोट्स पढ़ें,
क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मेन चीज है कि समझें चीजों को, जैसे मैंने समझाया आज की ये क्या चीज होती क्या है, इसको अगर ऐसे ही समझ गए आप कभी गलत नहीं है वो क्वेश्चन। बाकी एमसीक्यू दूंगा मैं इसके रिलेटेड आपको, ठीक है। तो आज के लिए करते हैं इतना ही, कल 8:30 पे ही क्लास रहेगी, तो ये ध्यान रखें।